हमेशा नहीं होता, एक बार पहले खोया टेंशन हो गई मेरे को, लेकिन अब वापस मिल गया, टूट गया तो वापस मिल गया। चलो चलो भाइयों, मैं जा रहा था ना। कब? नहीं तो कल चला गया ना, एक दिन हो गया और क्या। जाएंगे 14 दुर्गापुरा सीडी हैं। बच्चे मेरे इंस्टाग्राम पे देख करके लिखते हैं सर HF डिलक्स। हाँ, मैंने कहा क्या लिख रहे हो पागल। उसमें कोई है? चलो चलो भाई, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम पढ़ जो रहे थे वो प्रिजर्वेशन था, है कि नहीं? अरे प्रिजर्वेशन पढ़ रहे थे ना, तो प्रिजर्वेशन में तुम्हें उसी कमरे में बैठना चाहिए था, तुम इधर क्यों बैठे? तो प्रिजर्वेशन में पहले तो आप अपने दिमाग को वापस, क्योंकि तुम्हें बताना जरूरी रहता है क्योंकि याद नहीं रहता इतने दिन। तो प्रिजर्वेशन में टेम्परेरी मेथड्स एंड परमानेंट मेथड्स। टेम्परेरी मेथड के अंदर हमने पता क्या पढ़ा था? टेम्परेरी के अंदर सबसे पहले एसेप्शन बाय हाई टेम्परेचर, प्रिजर्वेशन बाय लो टेम्परेचर, एग्जॉस्टिंग, एंड इसमें पढ़ा था यूज ऑफ माइल्ड प्रिजर्वेटिव्स, जिसके अंदर अगर आप लोग शुगर की कॉन्सेंट्रेशन 42 टू 50% ले रहे हो तो टेम्परेरी, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन 6 टू 8 ले रहे हो तो टेम्परेरी, एंड विनेगर की कॉन्सेंट्रेशन 0.5 टू 1.5 ले रहे हो तो ये भी टेम्परेरी। तो ये सभी टेम्परेरी प्रिजर्वेशन था। परमानेंट के अंदर एक चीज तो अपनी थी, क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव, यूज ऑफ क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट में यही चारों चीजें आती है वापस, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। एक उसमें आती है ड्राइंग या फिर डिहाइड्रेशन, जिसमें ड्राइंग के अंदर फ्रूट्स की ड्राइंग का टेम्परेचर था जो है 66 टू 71 डिग्री सेंटीग्रेड, वेजिटेबल्स की ड्राइंग का टेम्परेचर था 60 टू 66 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से हमने उसमें जो है आगे बढ़ करके पढ़ा था क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव, जो कि ये है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड एंड सोडियम बेंजोएट। तो यहां तक हमने डन कर लिया था मामला। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। देखो एक प्रोसेस और होती है, इसे हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। कल हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया ही था कि फर्मेंटेशन होता क्या है। फर्मेंटेशन में कार्बोहाइड्रेट का डिकम्पोजिशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, यही तो होता है। कार्बोहाइड्रेट का डिकम्पोजिशन होता है बाय माइक्रोब्स। ईस्ट हो सकता है या फिर कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, लेकिन एनारोबिक कंडीशन होती है, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनते हैं बाद में। तो अलग अलग तरीके के आपके फर्मेंटेशन होते हैं, जैसे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए जिससे वाइन वगैरह बनती है, उसमें कौन सा माइक्रोब रेस्पॉन्सिबल होता है? सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किसके थ्रू होता है? जैसे फर्स्ट इसका टाइप है एल्कोहलिक, ये होता है सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। तो सेकेरोमाइसिस सेरेविसी के कारण ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, नंबर 1। एक फर्मेंटेशन होता है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन।
एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। तो एसिडिक एसिड फर्मेंटेशन जो होता है वो आप लोगों का बेटा होता है एसिडिक एसिड फर्मेंटेशन आपका जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसका नाम होता है एसिटोबैक्टर एसिटोबैसिलस एसिटोबैसिलस एसिटी या एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटी या एसिटोबैक्टर एसिटाई। तो एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन से क्या बनता है? विनेगर बनती है। एक फर्मेंटेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। प्यारे बच्चों, तो दो फर्मेंटेशन तो कौन कौन से हो गए? एल्कोहलिक एंड, एक तो होता है एल्कोहलिक, एक होता है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, एंड एक होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या क्या बनता है? जैसे कर्ड वगैरह बनता है, दही बनता है, अचार वगैरह बनता है, इसमें सोरक्रोट वगैरह बनता है, सोरक्रोट वगैरह। इसमें कौन से माइक्रोब इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? तो इसके अंदर जैसे कि ल्यूकोनोस्टोक स्पीसीज, इसके अंदर लैक्टोबैसिलस या लेप्टोकोकस कहते हैं जिसको आजकल, लैक्टोबैसिलस लैक्टी, ऐसे। तो कहने का मतलब यह है कि 3 तरीके का मोटा मोटा फर्मेंटेशन होता है। तो 3 तरीके के फर्मेंटेशन में हमने ये ऐसे ही एग्जांपल की बात। अब हम थोड़े से नीचे प्रोडक्ट दे रखे हैं उनके ऊपर भी और डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से फर्मेंटेड प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की लिस्ट, कि कौन कौन से फर्मेंटेड प्रोडक्ट किस किस से बनते हैं। तो फर्मेंटेशन 3 तरीके का, एल्कोहलिक, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फेनी, अब ये लैक्टिक, आगे जितने भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट है ये सभी शराब है। तो फेनी किससे बनती है? कैश्यू एप्पल से बनती है। कैश्यू एप्पल, कैश्यू नट नहीं लिखेंगे यहां, अपन लिखेंगे कैश्यू एप्पल। काजू होता है ना, काजू, तो उसके पहले ऐसा फ्रूट लगता है और उसके नीचे काजू लगता है, ये ऐसे भी नहीं लगता, मतलब ये ऐसे काजू लगता है। जब काजू को अपन हार्वेस्ट कर लेते हैं तो फ्रूट बच जाता है, उससे हम शराब बनाते हैं, उसे फेनी कहते हैं। फेनी साउथ इंडिया में फेमस है, कर्नाटका, केरला वगैरह, क्योंकि काजू उधर ही होता है कर्नाटका में। सिमिलरली ऐसे ही सीडर किससे बनती है? सीडार किससे बनती है? एप्पल से बनती है। तो ये थोड़े थोड़े से प्रोडक्ट है, पूछे जाते हैं। सौरक्रॉट किससे बनता है? कैबेज या फिर व्हाइट कैबेज। हमने इसका माइक्रोब हमने याद कर ही रखा था, तुम्हें याद है? अरे भाई, कैबेज जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है इसमें भी, तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या बताया था? ल्यूकोनोस्टॉक बताया था ना, ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटेरोइडस, मेसेंटेरोइडस। ये एग्जाम में आता रहता है, देखो एफएसओ में भी आया था, ऐसा प्रश्न आ जाता है। तो ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटेरोइडस माइक्रोब के कारण जो हम सौरक्रोट बनाते हैं इसके अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। नीरा किससे बनता है? पाल्मिरा पाम से। इंपोर्टेंट है, नीरा जो एक तरीके से शराब है ये बनती है पाल्मिरा पाम। तुम्हारे में से पल्मिरा पाम या पाल्माइरा पाम जो भी है, इसको आप लोग साइंटिफिक नेम कौन बता सकते? बोरासस फ्लेबेलिफेर, बोरासस फ्लेबेलिफेर। कांजी किससे बनती है? कांजी बनती है काली गाजर से, नॉर्थ इंडिया में बनती है, फर्मेंटेड होती है, स्पाइस्ड होती, मसाले भी होते हैं। वोडका, 2 बोतल वोडका है, पोटैटो से बनते है कि नहीं? सो दीज आर द फर्मेंटिंग प्रोडक्ट्स, ये जो है ये ऐसे बनते हैं। फर्मेंटेशन भी एक परमानेंट प्रिजर्वेशन। और भी इसके कुछ कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे कि अपन और बात करें
सिट्रिक एसिड फर्मेंटेशन जो बनता है, फर्मेंटेशन जो होता है वो एक तरीके से कौन से माइक्रोब या फंगस से होता है, उसमें एस्परजिलस नाइजर। तो जिस फर्मेंटेशन में सिट्रिक एसिड बनती है उसमें कौन सा माइक्रोब भाग लेता है, एस्परजिलस नाइजर। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पीकल वगैरह में, सौरक्रोट वगैरह। बस ये इसके ऊपर ऊपर तक अपने ये याद रखना था, ये सभी पूरा फर्मेंटेशन हो गया। तो फर्मेंटेशन वैसे 3 तरीके का है मोटा मोटा। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन सेकेरोमाइसिस सेरेविसी से होता है। एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन एसिटोबैसिलस या सॉरी एसिटोबैक्टर, एक्चुअली एसिटोबैक्टर लिख दो तो ज्यादा ठीक, एसिटोबैक्टर। मैंने एसिटोबैक्टरिस तो लिखा था, एसिटोबैक्टर एसिटाइल। और लैक्टिक एसिड ल्यूकोनोस्टोक या आपका लैक्टोबैसिलस लैक्टी वगैरह इन माइक्रोब से होता है, बैक्टीरिया से होता है। अब यहाँ इसके आगे प्रोडक्ट, फेनी फ्रॉम कैश्यू एप्पल, सीडार फ्रॉम एप्पल, सौरक्रोट फ्रॉम कैबेज, मीरा फ्रॉम पाल्मिरा पाम, कांजी फ्रॉम ब्लैक कैरेट, वोडका फ्रॉम पोटैटो वगैरह। नेक्स्ट मेथड है कार्बोनेशन। हम अभी पढ़े थे फर्मेंटेशन, अगली मेथड है कार्बोनेशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा प्रिजर्वेशन होता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, कोल्ड ड्रिंक्स में वो किसके थ्रू होता है, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड की, हम जैसे ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत हाई प्रेशर पे बंद कर, हाई प्रेशर पे जब आप बोतल को खोलते हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जनरली कंसंट्रेशन है 1 to 8 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। तो कार्बोनेशन भी परमानेंट प्रिजर्वेशन है। नेक्स्ट मेथड परमानेंट के अंदर है इरेडिएशन, प्रिजर्वेशन बाय रेडिएशन। एक्चुअली इसका नाम है रेडिएशन, बाय रेडिएशन, रेडिएशन। तो प्रिजर्वेशन बाय रेडिएशन इज कॉल्ड इरेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू जो प्रिजर्वेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इरेडिएशन। हम एक निश्चित मात्रा इनकी, जितनी भी ये जो हानिकारक रेज होते हैं, अल्फा बीटा गामा अल्ट्रा वायलेट वगैरह, इन सभी रेज से, जैसे कि अल्फा बीटा, अल्फा से लिखते हैं क्या, अल्फा बीटा गामा अल्ट्रा वायलेट रेज, जैसे ये ऊपर अपने लाइट चल रही है, मान लो कि ये अल्ट्रा वायलेट रेज या गामा, मान लो कि गामा ज्यादा काम में आता है, तो गामा रेज जो होती है तो फूड प्रोडक्ट को इनसे निकाला जाता है। जैसे एक फिक्स सोर्स है, यहाँ से एक निश्चित मात्रा में एक फिक्स जो है इसका क्या कहते हैं उसको, वे इसकी जो फिक्स वेवलेंथ में हम लोग जब डालते हैं फूड प्रोडक्ट के ऊपर, यहाँ से प्रोडक्ट चल रहे हैं ऐसे कुछ सेकंड के लिए चल करके आगे निकल गए, हाँ ऐसे होता है। तो अब ये ट्रीट हो गए, गर्म भी नहीं करना पड़ा प्रोडक्ट को, ठंडे ठंडे में स्टेरिलाइजेशन हो गया, इसीलिए इसको कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि जो रेडिएशन के थ्रू प्रिजर्वेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को रेडुराइजेशन भी कहते हैं, रेडुराइजेशन। तो एसीएफ के एग्जाम में तो पूछा गया कि कोल्ड स्टेरिलाइजेशन किसे कहते हैं, और एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में पूछा गया था कि जो रेडिएशन के थ्रू प्रिजर्वेशन होता है उसको रेडुराइजेशन कहते हैं, और इसमें जो रेडिएशन के थ्रू प्रिजर्वेशन को हम कोल्ड स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। इसमें कौन सी रेज जनरली काम में आती है, गामा रेज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ज्यादातर इसको काम में लेते हैं। तो हमने ये प्रिजर्वेशन के मेथड्स एंड प्रिंसिपल वगैरह पढ़े जो कि इंपॉर्टेंट। सर आई एम फ्रॉम रायपुर भिलवाड़ा। मी टू, मैं भी उधर से हैं, मैं भी वहीं से हूँ। नहीं, बच्चों के लिए मैं चित्तौड़ के एग्जाम पर ज्यादा देता हूँ क्योंकि मैंने अभी जॉब की वहां, मैं भिलवाड़ा से ज्यादा चित्तौड़ को जानता हूँ, सत्य ये बात। भिलवाड़ा जैसा मेरा गांव, रायपुर मेरी तहसील, गांव पाटियाखेड़ा, तहसील रायपुर, जिला भिलवाड़ा, ये मेरा एड्रेस। पाटियाखेड़ा छोटा मोटा गांव नहीं है, पूरे 125 घर पूरे उधर, 125 घर, 125 घर कम है, बहुत कम होते हैं। गेलोत जी ने तहसील नहीं, रायपुर तो बहुत पुरानी
से। चित्तौड़ में काम किया हमने जिला स्तर पे, तो चित्तौड़ को जितना जानता हूँ उतना भीलवाड़ा को नहीं जानता। भीलवाड़ा की कई पंचायत समिति में गया ही नहीं, चित्तौड़ में सब जगह गया हूँ, इतना फर्क पड़ता है कि नहीं। तो अच्छा है, तो बच्चों को लगता मैं चित्तौड़ का दिखे। तुम कौन से गांव का बेटा? पड़ोसी होगा कोई? चलो, तो क्या तुम यहाँ, अगर तुम्हें मेथड और प्रिंसिपल से कोई क्वेश्चन आता है तो सही होना चाहिए, इजी आता है। अभी सुपरवाइजर में वगैरह ये देखो एग्जाम का नाम लिख रखे हैं कि ये फलाने एग्जाम में आया, वो धमाके में, ऐसे अलग अलग एग्जाम में आ रहा है। सो दीज आर द मेथड्स एंड प्रिंसिपल ऑफ। अब अगला जो हम पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग पता है क्या कहते हैं? कैनिंग कहते हैं। तो अगली मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनिंग। अगली मेथड वगैरह क्या नेक्स्ट चैप्टर है। देखो प्रिजर्वेशन में पहला चैप्टर तो था इंट्रोडक्शन, दूसरा था प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, तीसरा है कैनिंग। देखो कैनिंग में कुछ नहीं होता है, कैनिंग में कुछ भी नहीं होता है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं डिब्बा बंदी। डिब्बा बंदी एक पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, इजी प्रोसेस होती है। अच्छा क्वेश्चन यहां से आता है तो मैं टेस्ट में भी आया, मैंने पेपर बना दिया, देखो पेपर इजी बनाया, उसमें ओलेरिकल्चर लिखा हुआ है लेकिन प्रिजर्वेशन भी आएगा। यहाँ तक कल तक पढ़ा था, टेस्ट होगा, इजी इजी क्वेश्चन है सारे। तो थोड़ी सी वेजिटेबल है उसमें, वेजिटेबल पीछे जो पढ़ाई उनमें से ज्यादा, और इजी इजी पेपर है, सब के सब सही कर लेना, ठीक है। तो सीधा सीधा मैं ये कहता हूं कि कैनिंग का मतलब होता है डिब्बा बंदी। कैन का मतलब डब्बा, और फल और सब्जियों को काट के डब्बे में बंद कर देना, डब्बा बंदी। सीरियसली। अब वो जो कैन है वो स्टेरिलाइज होने चाहिए, डब्बे जो है वो स्टेरिलाइज होने चाहिए। दूसरा, हर्मेटिकल माहौल होना चाहिए, मतलब वायु अवरुद्ध माहौल होना चाहिए, उसके अंदर एयर नहीं होनी चाहिए। एग्जॉस्टिंग करते हैं अपन, हवा नहीं रहनी चाहिए। तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। द कैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सीलिंग फूड स्टफ hermetically in containers and sterilizing them by heat for long storage। लंबे टाइम के लिए हम लोग वायु अवरुद्ध डब्बों के अंदर फूड प्रोडक्ट को भर करके उसके बाद में उनको स्टेरिलाइज करके स्टोर कर देते हैं, इसी को हम लोग कैनिंग कहते हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया निकोलस एपर्ट ने। निकोलस एपर्ट, निकोलस एपर्ट 1804 के अंदर, 1804 के अंदर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने एक मीट के टुकड़े को एक स्टेरिलाइज जार के अंदर गर्म करके उसके अंदर जो है रख दिया। कई दिनों तक वो मीट का जो है टुकड़ा है वो खराब नहीं हुआ। उन्होंने कहा गजब हो गया ये, तो ऐसा पहली बार ही अनुभव हुआ। पहली बार और भी हुआ लोगों, लेकिन उस साइंटिफिक एटीट्यूड से देखा कि यार ये तो गजब हो, चीजें खराब हो जाती है अक्सर, और ये खराब ही नहीं हुआ, ये तो नई चीज हो। तो इनको कहा गया फादर ऑफ कैनिंग, कि भाई इस कैनिंग के फादर है निकोलस एपर्ट। बाद में साइंटिस्ट लोगों ने कहा है कि भाई ये चीज इस बंदे ने जो खोज की ये कोई मजाक तो नहीं, इसलिए इनको इज्जत देनी पड़ेगी। तो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, उनको ऑनर देने के लिए इस प्रोसेस का नाम कर दिया एपर्टाइजिंग। एपर्टाइजिंग, सो द कैनिंग इज ऑल्सो नोन एज एपर्टाइजिंग। तो इसका अदर नाम है एपर्टाइजिंग। बट किसी चीज की खोज करना एक अलग बात होती, कॉमर्शियलाइज करना अलग बात। तो 1817 के अंदर एक बंदा है जिनका नाम है विलियम अंडरवुड। विलियम अंडरवुड, तो विलियम अंडरवुड ने अमेरिका के अंदर इसका कॉमर्शियलाइजेशन किया, यूएसए के अंदर, यूएसए में इस प्रोसेस का कॉमर्शियलाइजेशन किया। कॉमर्शियलाइजेशन यानी कि व्यवसायीकरण। तो इस प्रोसेस का कॉमर्शियलाइजेशन करने का काम किया विलियम अंडरवुड ने, आता है एग्जाम में। और इसका फादर है, ये तो आते रहते हैं, निकोलस एपर्ट साहब, सब परीक्षा में आते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर में भी वापस क्वेश्चन आ गया इस साल कि फादर ऑफ कैनिंग किसे कहते हैं हम लोग, तो निकोलस एपर्ट को कहते हैं, ठीक है। नारायण खेड़ा का लड़का, नारायण खेड़ा, नारायण खेड़ा किस साइड है? नारायण खेड़ा तो
कि कहाँ झाड़ोल के आसपास है क्या? नारायण खेड़ा किस साइड है बेटा? और तुम नारायण खेड़ा के और पीजी का कहाँ से तुमने पढ़ाई की? मुझे पता कैसे नहीं। रायपुर वालों को तो सबको इधर रॉयल में मैं लेके आए। जितने भी उधर से जेट की तैयारी करते थे, तो मेरे जूनियर जितने भी हैं, उन सभी को मैंने कराई। अच्छी अच्छी जगह सेट हो रहे हैं धीरे धीरे। कुछ तो पढ़ते ही नहीं। रॉयल में रहते हैं ना, मैं एक चीज बताऊंगा तुमको, जब तक रॉयल में बच्चा रहता है यहाँ लॉन्गर में, जिसको कुछ भी नहीं आता, वो परसेंट पता कितने बनना था? 90। मेरे गांव के जिन लड़कों को मैं यहाँ लाया जिनकी ऊँग नहीं उड़ती कभी, 12th क्लास में उनके 90+%। जैसे यहां से सिलेक्शन हुआ कॉलेज में, बैक, इसमें बैक, उसमें बैक, बीएससी 6.0 6.0 मतलब ऐसे उनकी हालत हो रही। अब आप देखो कि किस कंट्रोल माहौल का कितना फर्क पड़ रहा है। जिनके जिंदगी में कभी 50 से ज्यादा नहीं बने, उनके 9 पॉइंट मतलब 90% बन रहे। 93 मेरे गांव का लड़का अभी बीएससी कर रहा, वो प्राइवेट कॉलेज से कर रहा, वो तो आरएनटी से कर रहा। तुम आरएनटी से हो क्या? कोई बहुत सारे आरसीए से कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा उसके 92 है, 12th के 60 में उसका हो। अब तुम देखो अच्छा है, लेकिन माहौल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कंट्रोल माहौल है, हमारी आदत है क्योंकि हम स्टार्टिंग से लातों के भूत। हम अगर कंट्रोल में नहीं रहे तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। सच है ये, हम डिसिप्लिन नहीं रह सकते। ये अपने सिस्टम है। डेवलप्ड कंट्री में लोग जहाँ शिक्षा अच्छी वो मान जाते हैं, अपन नहीं मान सकते। अपने को जब तक कोई दबा के नहीं रखे ढंग से, तब तक अपन फोन को, हम बिना फोन को हाथ लगाए नहीं रह सकते 10 से 1 मिनट से ज्यादा। तो ये इसलिए बहुत फर्क पड़ता है कंट्रोल एटमॉस्फेयर। इसीलिए तो डब्बों को इसको अंदर पैक करना पड़ रहा है? तो ये बेसिक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी प्रोसेस में लिखूंगा, बाद में अपन इस स्लाइड से कर लेंगे अपन, है ना। अब इसकी प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डब्बा बंदी कैसे करते हैं, इसकी प्रोसेस मैं आपको पहले देसी तरीके से समझाऊंगा, उसके बाद में विदेशी तरीके से। तो इसको अब बना रहे अपन टेक्नोलॉजिकल फ्लो शीट। टेक्नोलॉजिकल फ्लो शीट, टेक्नोलॉजिकल फ्लो शीट। अब अपन एक टेक्नोलॉजिकल फ्लो शीट बनाएंगे और इसकी प्रोसेस को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम इसमें पहले से लेकर के बाद में करते क्या है। उम्मीद करो कि आप किचन में खड़े हो, ठीक है। शीट में देखना मत थोड़ी देर की। हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को सेलेक्ट करेंगे। आप या तो फ्रूट की कैनिंग कर सकते हो एक साथ, या वेजिटेबल, दोनों की साथ साथ नहीं कर सकते। या तो फलों की करो या सब्जियों करो। आपने फ्रूट और वेजिटेबल को सेलेक्ट करना है, बस ले लिया, ये लो किचन में। अब उसमें से अच्छी अच्छी को छान लिया, उसको बोलते हैं ग्रेडिंग। धो दिया, वॉशिंग। छिलका उतार दिया, पीलिंग। काट दिया, कटिंग। 5 प्रोसेस हो गए, कुछ भी नहीं किया अपन ने अभी तक। 5 प्रक्रियाएं कंप्लीट होगी, हमने उसमें कुछ नहीं किया खास। सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ग्रेडिंग। थोड़ी गर्मी हो रही लेकिन कोई बात नहीं। अरे हुआ यूं कि अभी एक झुमन में जाना था मेरे को, अभी अभी जस्ट जाना है मेरे को। लेकिन अभी क्या हुआ कि ये क्लास कल भी कैंसिल हो गई, तो ठीक नहीं लगता डेली डेली। तुम भी पढ़ते आते हो, ठीक नहीं लगता। सिलेक्शन, ग्रेडिंग, वॉशिंग, पिलिंग, कटिंग। 5 प्रोसेस तो ऐसी होगी, हमने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद में आपने उसको पानी में उबालना है, ब्लांचिंग। ठंडा करना है, कूलिंग। डब्बे में भरना है, फिलिंग। फिलिंग के साथ ही अगर आप फ्रूट की कैनिंग कर रहे हो तो उसमें चाशनी डालते हैं, उसको कहते हैं सिरपिंग। अगर आप वेजिटेबल की कैनिंग कर रहे हो तो उसमें नमक का घोल डालते हैं, ब्राइनिंग। अभी डब्बे को बंद नहीं किया, सिरपिंग ब्राइनिंग करके हम उसको गर्म करते हैं, उसको एग्जॉस्टिंग कहते हैं, ताकि हवा बाहर निकल जाती। हवा बाहर होने के बाद में डब्बे को, गरम गरम डब्बे को बंद कर देते हैं, सीलिंग। सीलिंग करने के बाद में अब टेंशन नहीं। अब लास्ट टाइम हम उसको और गर्म करते हैं डब्बों को, उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। फटाफट से ठंडा करके डन, लेबलिंग एंड स्टोरेज।
तो इतनी सरल सी प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करा हूं। अब इनको लिखूं नहीं, उसमें बता दूं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें फ्लो शीट लिखा है कि इसमें फ्लो शीट है ही नहीं उसमें, लेकिन कोई नहीं, मैं कह रहा हूं उसका ध्यान रखना। तो ये हमने प्रोसेस हमने क्या पढ़ी थी कि कैनिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ सीलिंग फूड स्टफ hermetically इन कंटेनर्स और कैन्स एंड स्टेरिलाइजिंग देम बाय हीट और लॉन्ग स्टोरेज, लंबे टाइम के लिए। हर्मेटिकली शब्द से तात्पर्य है वायु रहित डब्बों में, वायु अवरुद्ध डब्बों में, हवा नहीं होनी चाहिए, है ना। और इनको बाद में अपन स्टेरिलाइज कर देंगे। तो ये वायु रहित हम लोग डब्बों में करते हैं, एग्जॉस्टिंग करते हैं, वो उसका मेन प्रिंसिपल। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोसेस में बाद में रिपीट करवा दूंगा वापस, लेकिन बहुत इजी है। अब ये प्रोसेस जो है कैनिंग की, इसमें सबसे पहले हम किचन में खड़े हम सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कर रहे हैं। तो सिलेक्शन के अंदर आप ये ध्यान रखें कि मैंगो की अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी वैरायटी इसमें काम आती है, अल्फांसो, दशहरी या फिर आपकी केसर, जिनका कलर फ्लेवर अच्छा है वो वैरायटी कैनिंग के लिए ठीक, कोई क्वेश्चन नहीं आता। अगर आप लोग टर्निप होता है ना, टर्निप सलजम, टर्निप की कर रहे हो तो जो व्हाइट कलर के टर्निप होते हैं वो ज्यादा पसंद किए जाते हैं। जो कैरेट वगैरह होती है, अगर आप गाजर की डिब्बाबंदी कर रहे हो बेटा, तो कैरेट जो येलो कलर्ड कैरेट होती है वो ज्यादा पसंद की जाती है, पीले रंग की गाजरें ज्यादा अच्छी होती है। सबसे हाईएस्ट जो कैनिंग होती है वो फ्रूट्स के अंदर तो पाइनएप्पल की होती है, वेजिटेबल में मटर की होती है। तो एग्जाम में मटर वाला क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा कैनिंग किसकी होती है, तो पी की होती है, मटर की होती है। ये क्वेश्चन है अपने आप, इस पूरे सिलेक्शन में खाली ये एक ही क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब तक आपने क्या कर लिया, सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन के बाद में आती है ग्रेडिंग। देखो बेटा, ग्रेडिंग इंपॉर्टेंट है, एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बता रहा हूं। दूसरी प्रोसेस होगी ग्रेडिंग। जब आप ग्रेडिंग का ध्यान रख रहे हो तो एक और ध्यान रखो, सॉर्टिंग। तो आप लोगों में से कौन बता सकता है कि डेफिनेशन अंतर क्या है ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग? बिल्कुल। तो बिल्कुल, तो ग्रेडिंग के अंदर तो हम लोग जो है कलर के अनुसार, साइज के अनुसार, शेप वगैरह के अनुसार, मतलब रंग के आधार पर, कलर के आधार पर, वजन के आधार पर, वेट के आधार पर जो है हम लोग फल और सब्जियों को डिफरेंट लोट में डिवाइड करते हैं, अलग अलग ढेर में जमा दिया आपको, उसे तो हम लोग कहते हैं ग्रेडिंग। शॉर्टिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंजरी के आधार पर, मतलब कोई इंजर्ड है उनको हम लोग रिमूव कर देंगे, डिजीज है कोई, डिजीज कोई रोगग्रस्त फल है उनको छांट लेंगे, इमेच्योर फ्रूट, इमेच्योरिटी, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है फ्रूट वेजिटेबल को सेपरेट करते हैं या फिर हम निकाल देते हैं, छांट देते हैं, उसको शॉर्टिंग कहते हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर 2022-23 कि डिफरेंट लॉट्स के अंदर फ्रूट वेजिटेबल को हम जमा देते हैं, निकाल देते हैं, उसको क्या कहते हैं, ग्रेडिंग कहते हैं। और एसीएफ में क्वेश्चन आया कि शॉर्टिंग में हम लोग कौन से फ्रूट को रिमूव करते हैं, एक ही ऑप्शन में सब दे रखा था उसमें कि जो इंजर्ड है यानी जो क्षतिग्रस्त है, डिजीज्ड है जो रोगग्रस्त है, अपरिपक्व है, इन सभी को हम लोग या एमेच्योर या परिपक्वता के अनुसार, मेच्योरिटी के अनुसार कच्चे कच्चों को हटा देते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग शॉर्टिंग कहते हैं। तो ये एक अंतर है ग्रेडिंग और शॉर्टिंग। तो हमने ग्रेडिंग कर दी, छांट लिया। ग्रेडिंग करने के बाद में आप लोगों को वॉशिंग करनी है, क्या करनी है, वॉशिंग। अच्छी बात है, वॉशिंग कर लो। धोने के बाद में छिलका उतारोगे, छिलका उतारने को कहते हैं पिलिंग। अलग अलग तरीके की पिलिंग होती है। हमने छिलका, ये वॉशिंग जो है इसमें ये क्लोरीन वाटर काम में लेते हैं, क्लोरीन वाटर धोने के लिए। शॉर्टिंग का लिख लिया, तुम्हें लिखना था वो शॉर्टिंग में। चलो, अब छिलका उतारेंगे उसको कहते हैं पिलिंग। तो पिलिंग बड़े स्तर पे भी मशीनों से होते हैं, लेकिन कई फल अब भी ऐसे हैं जो इरेगुलर शेप में होते हैं, मशीन से मैकेनाइजेशन पॉसिबल नहीं, उनमें हैंड पिलिंग करनी पड़ती। तो मैंगो में, पपाया में हाथ से छिलका उतारते हैं, उसको कहते हैं हैंड पिलिंग। जो एग्जाम में आएगा तुम्हारे, आ गया समझो, एसीएफ के एग्जाम में भी आया कि लैप पिलिंग। तो लैप पिलिंग के अंदर हम लोग एक्चुअली क्या है, 1 से 2% सोडियम हाइड्रोक्साइड काम में लेते हैं, NaOH। क्वेश्चन यही आया था
कि लय पिलिंग में कौन सा केमिकल काम में लेते हैं, 1 to 2% कास्टिक सोडा। तो इसको हम पानी में डाल करके उबाल देते हैं। किस किस का छिलका उतरता है इससे, कैरेट का, स्वीट पोटैटो का, स्वीट ऑरेंज का, मैंडरीन का, इस तरीके से इनका छिलका इससे उतरता है। स्टीम पीलिंग, भाप के अंदर जो है किसका छिलका उतर जाता है, पोटैटो, टोमेटो। फ्लेम पीलिंग, छिलका जला देते हैं आग से। फर्स्ट ग्रेड वाले पेपर के अंदर था कि किसमें फ्लेम पीलिंग करते हैं, ऑप्शन था ऑनियन। तो ऑनियन के अंदर फ्लेम पीलिंग करते हैं जिससे छिलका जल जाता है उसका। ऐसे आगे है मैकेनिकल पीलिंग, मशीन से छिलका उतरता है, जैसे पीच, चेरी वगैरह। एक्चुअली चेरी का छिलका उतारा नहीं जाता है। तो आप लोग एक चीज को यहां पे थोड़ा सा फोकस करना, यहां से लिख दिया होगा, प्रश्न आया हुआ है, निम्न में से किस फल का छिलका नहीं उतारा जाता है, उसमें आपका चेरी आएगा क्या। इसमें से चेरी को डिलीट कर दो, ये पीच, प्लम या चेरी पता नहीं कहां से छपा है इसमें। तो ऐसा होता है कि चेरी का छिलका नहीं उतारा जाता। निम्न में से किसका कैनिंग से पहले छिलका नहीं उतारा जाता है, उसमें चेरी का छिलका नहीं उतारा जाता। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, लय पिलिंग एंड फ्लेम पिलिंग, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये तो छिलका उतार दिया हमने, अब हम उनको काट करके उबालेंगे। स्पेसिफिक टर्म और दे रखे हैं कुछ स्पेशल टर्म, जैसे कि पी मटर जो होता है उसको छीलते हैं अपन, उसको कहते हैं शेलिंग या फिर शेल्ड। तो पीज आर शेल्ड, मतलब शेल करते हैं उनमें से उतार। बीन्स जो होती है लेग्यूम्स, उनको स्निप्ड या फिर ट्रिम्ड करते हैं, स्निप्ड या फिर ट्रिम्ड। मतलब जैसे जो फली होती है वो, ये पता है किसकी फली, ये फली है, पता नहीं किसकी फली है, लेकिन लेग्यूम है ये। फली के दोनों तरफ जो ये आपका स्टॉक होता है, इसको हम लोग दोनों तरफ से कट करते हैं, उसको हम लोग स्निपिंग कहते हैं एक्चुअली। तो बीन्स आर स्निप्ड जनरल। अब ग्वार की फली है, ये ग्वार की नहीं है, ये चमले की फली है, नहीं है ऐसा। मटर भी हो सकता है, लेकिन लंबा नहीं, जनरली नहीं होता ऐसा। हाँ, मटर नहीं है वो मटर से लग भी नहीं जाता। कैरेट को हम लोग खुरचते हैं, स्क्रैपिंग की जाती है अक्सर। तो ये एक स्पेशल टर्म है, कभी ऐसा जनरल नॉलेज के लिए। तो काट दिया, छिलका उतारने के बाद में काट दो, काटने के बाद में उबालते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो पूरी कैनिंग की आ रही है, वो अब आई है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग में कुछ भी नहीं करना रहता, आपको बस फ्रूट वेजिटेबल या फ्रूट है या वेजिटेबल है उनको पानी में उबालना है। टेम्परेचर रखते हैं 82 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। खाली 2 से 5 मिनट के लिए उबालते हैं। ये ब्लांचिंग जो है एक्चुअली जनरली वेजिटेबल्स में ही की जाती है, जनरली ब्लांचिंग सब्जियों में ही होती सामान्यतः। इस प्रोसेस को हम स्काल्डिंग या स्केल्डिंग भी कहते हैं, इसको पारबॉइलिंग भी कहते हैं, इसको प्री कुकिंग भी कहते हैं। स्केल्डिंग, प्री कुकिंग, पारबॉइलिंग। हिंदी में इसको कहते हैं श्वेतन, या इसको कहा जाता है विवर्णीकरण। विवर्णीकरण, तो श्वेतन ज्यादा फेमस है, विवर्णीकरण भी बहुत बार परीक्षा में आता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें से मेन इसका उद्देश्य है ब्लांचिंग का, टू इनएक्टिवेट नेचुरल एंजाइम्स, एंजाइम को इनएक्टिवेट करना। कौन से एंजाइम को इनएक्टिवेट करना, जो इसके अंदर हार्मफुल एंजाइम्स होते हैं, लाइक पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, लाइक पीपीओ, हमने पढ़ रखा ना, पॉलीफिनॉल, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, जिसकी वजह से एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है, होती नहीं होती, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, जिसकी वजह से जैसे ही पॉलीफिनॉल, जो कोशिकाओं के अंदर फिनोल्स होता है, वो जैसे ही आपके हवा के संपर्क में आता है तो आगे ब्राउनिंग हो जाती है। वो एंजाइम है उसमें, उसमें जो महत्वपूर्ण एंजाइम है वो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। या फिर कई बार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी इनएक्टिवेट या फिर डिस्ट्रॉय करना इसका काम होता है, क्योंकि एक तरीके से ये पाश्चराइजेशन,
तो पास्चराइजेशन का भी काम हो ही रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर पास्चराइजेशन है, तो इसमें जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो भी इनएक्टिवेट या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो मेन इसका ऑब्जेक्ट तो क्या है, टू इनएक्टिवेट नेचुरल एंजाइम्स। सब्जियों में करते हैं अक्सर। इसके फायदे भी बहुत हैं, नुकसान भी है बहुत ज्यादा। फायदे तो है तभी कर, फायदे हैं तभी क्यों, नहीं तो क्यों करें। ग्रीन कलर अच्छा डेवलप होता है इससे। आपने मटर की करी तो मटर का हरा रंग अच्छा डेवलप होता है, ब्रोकली में की तो ब्रोकली का ग्रीन कलर अच्छा डेवलप होता है। आपने अगर पालक में किया तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है सिकुड़ कर। तो इसके बहुत फायदे हैं, नुकसान भी है, इसके डिसएडवांटेज भी। कैनिंग के, इसके ब्लांचिंग के डिसएडवांटेज। बेटा डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जितने भी वाटर सोल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, वाटर सोल्युबल जो कंपाउंड्स होते हैं, लाइक एंथोसाइनिन, एक तो एंथोसाइनिन एंड शुगर, ये ब्लीच आउट हो जाते हैं। जब हम पानी में गर्म करते हैं इनको, तो जो पानी में घुलने वाली चीजें होती है, वाटर सोल्युबल सब्सटेंसेस आर लीच्ड आउट। वो होते हैं, वो क्या होते हैं, एंथोसाइनिन पानी में निकल जाते हैं, शुगर भी निकल जाती है गर्म करते, तो ये इसका नुकसान। बाकी फायदे तो बहुत सारे। सुपरवाइजर 2015 क्वेश्चन आया कि विवर्णीकरण या ब्लांचिंग कितनी देर के लिए करते हैं, 2 से 5 मिनट के लिए करते हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर 2000 अभी वाला एआरओ कि ब्लांचिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करना। क्या है ये क्वेश्चन दोनों आ रखे। क्या तुम्हें ब्लांचिंग कर लोगे, तो ब्लांचिंग हो गया डन। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, बस फलों को काटा था और काट करके उबाला, बस 2 से 5 मिनट है कि नहीं। ठंडा करो, ठंडा करो, ठंडा करके डब्बों में भर देते। ठंडा करके डब्बे में भरने को फिलिंग कहते हैं, डब्बे में भरने को फिलिंग कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फिलिंग्स। एक फिलिंग वो भी होती है, फिलिंग होती नहीं होती, एक तो फिलिंग और एक फिलिंग। अरे इंग्लिश में नहीं पढ़ते क्या अपन, इंग्लिश में सेम सेम हिंदी में पढ़ते शब्द युग्म, शब्द युग्म नहीं पढ़ते क्या, सेम सेम शब्द एक जैसे, तरणी तरुणी, ऐसे तरणी यानी नाव, तरुणी यानी स्त्री, वाइफ नहीं स्त्री को बोलते, वाइफ को नहीं कहते, वाइफ को तो बेटर हाफ कहते नहीं, उसमें तरुणी वाइफ नहीं स्त्री होते। आज नारी है ना, नारी नहीं, घर वाली अलग चीज होती है, घर वाली अलग चीज है, घर वाली थोड़ा ज्यादा दर्जा प्राप्त होता है उसको, स्पाउस कहते हैं उसको, स्पाउस। लुगाई को क्या कहते हैं, स्पाउस। स्पाउस लुगाई नहीं हो सकती, कोई भी हो सकती, दोनों में से। तो आप अब फिलिंग भी दो तरीके की होती है, द फिलिंग एक तो होती पॉजिटिव, एक होती नेगेटिव। जैसे कई बार गर्ल्स में अक्सर देखा गया है कि जैसे 2 लड़कियां हैं, 2 सहेलियां हैं, ये कोई लड़का इनको घूर रहा है, तो ये एक लड़की दूसरे को बोलेगी कमीना कैसे घूर रहा, कहते हैं कमीना देख कैसे घूर। इसको कहते हैं नेगेटिव फीलिंग। क्या कहते हैं, कई बार लड़कियां सच सच के आती है, उनकी इच्छा रहती कोई उनको देखे, कई बार लड़कियां खुद चाहती है कोई उनको देखे, फिर वो अपनी सहेली को फिर कहती कमीना देख भी नहीं रहा है, कहते हैं देख भी नहीं रहा, उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव। तो फीलिंग अलग अलग तरीके की होती है, ये फीलिंग अलग चीज। तो डब्बों में भर दिया हमने, ये जो भी फूड स्टफ था आपका, उसने आपको मतलब उसको आपने डब्बे में भर दिया। अब अगर आप लोग फ्रूट की कैनिंग कर रहे हो तो उसमें चाशनी को सिरप कहते हैं, सिरप। तो अगर आप लोग जो है इसमें सिरप का मतलब चाशनी भर रहे हो तो उस प्रोसेस को सिरपिंग कहते हैं। अगर आप वेजिटेबल्स की कैनिंग कर रहे हो, तो वेजिटेबल की कैनिंग कर रहे हो तो उसे हम लोग ब्राइनिंग कहते हैं, ब्राइनिंग। क्योंकि उसमें ब्राइन कहते हैं, किसे कहते हैं ब्राइन,
सिरप का मतलब तो सॉल्यूशन ऑफ शुगर सिरप और सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ब्राइन, जनरली कॉन्सेंट्रेशन 2 to 3% लगभग, और इसके कॉन्सेंट्रेशन 20 to 55% तक होती। फ्रूट्स एंड टोमेटो, यानी कि लगभग जो एसिडिक प्रोडक्ट्स होते हैं लगभग उनके अंदर हम लोग जो है ये एक्चुअली सिरपिंग करते हैं, और जनरली जो वेजिटेबल्स रहती हैं उनके अंदर हम लोग जो है ब्राइनिंग करते हैं। जब ब्राइनिंग करो चाहे सिरपिंग करो उस समय टेम्परेचर रहता है 79 to 82 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप उसको भी इसको अभी इसको पढ़ना मत, इसको थोड़ी देर के लिए मत पढ़ो, इसके ऊपर और बात करेंगे। इसको इधर क्यों लिखा जो, तो 79 to 82 उसको काट दो भले, तो 79 to 82 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और हेड स्पेस का मतलब ऊपर से डब्बे को कितना खाली रखें उसको हेड स्पेस कहते हैं। तो आईसीआर स्तर की सभी बुक्स के अंदर तो दे रखा है 0.3 to 0.5 सेंटीमीटर, लेकिन 12th वाली जो आपकी बुक है उसमें दे रखा है 1/2 से 3/4 इंच, यानी कि आधे से पौन इंच डब्बे को खाली रखते हैं, जो कि कोटा यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर के पेपर में भी आया। कोटा यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर में आया कि डिब्बा बंदी में डब्बे को कितना खाली रखते हैं ऊपर से, तो आधे से पौन इंच खाली रखते हैं, है कि नहीं, ऐसा समझे बेटे। सॉल्ट की कंसंट्रेशन सेलोमीटर से जज करते हैं हम लोग, सेलोमीटर से साल्ट की कंसंट्रेशन, इसकी करते हैं हम लोग ब्रिग्स हाइड्रोमीटर से, खास बात। तो हमने क्या करा अभी, डब्बे को बंद नहीं किया अभी तक, और सिरपिंग या ब्राइनिंग करी, या तो फ्रूट की कर रहे थे तब तो सिरपिंग, वेजिटेबल की करी तो ब्राइनिंग। कई बार ये भी आता है ब्राइन किसे कहते हैं, तो 2% लगभग सॉल्यूशन कहाँ में लेते हैं, शक्कर का, इसका नमक का। गरम गरम भर दिया आपने, अब डब्बे को भर दिया, तो अब हम लोग करते हैं एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग में क्या होता है, एग्जॉस्टिंग में चूल्हा लेते हैं, चूल्हा, ये लो भैया चूल्हा, चूल्हे को आप लोग जलाओ, ऐसे चूल्हा गैस से जलेगा, ये चूल्हा। अब इससे आपने कनेक्शन करके जला दिया इसको, भगोना रखो ऊपर, भगोना, ये आपने भगोना रख दिया, और इसके अंदर पानी है, और पानी को आपने गर्म कर लिया। इसके अंदर आप लोग जो है इसमें डब्बों को रख दो अंदर, ये डब्बों को आपने इसमें अंदर रख दिया, डब्बों को रख दिया तो अच्छी बात। जैसे ये मटेरियल गर्म होगा तो हवा की प्रकृति होती है गर्म होकर के ऊपर उठने, तो जैसे ही आप इसको गर्म करोगे तो ये बाहर निकल जाएगी हवा। उस समय पानी का तापमान तो 82 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, डब्बों के अंदर का तापमान 82 to 87 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ये लगभग 6 to 10 मिनट तक प्रोसेस होता है। तो हमने कुछ भी नहीं करना है, देखो हवा बाहर निकल जाए, रिमूवल ऑफ एयर, हवा बाहर होती है, हवा को बाहर निकाल, रिमूवल ऑफ एयर बाय हीट फ्रॉम कैन, तो कैन से हम लोग हीट से इसको बाहर निकाल रहे हैं, तो हवा को बाहर निकालना। देखो रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम कैन इज नोन एज एग्जॉस्टिंग, निर्वात, क्या कहते हैं, निर्वात या वायु निष्कासन। अब आपने वायु निष्कासन कर लिया, यही इसका मेन प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल ऑफ कैनिंग, मेन प्रिंसिपल ऑफ कैनिंग, डिब्बा बंदी का मुख्य सिद्धांत क्या है, यही है। अब आप लोग डब्बे को बंद कर रहे हो, भाई हवा निकल गई, गरम गरम डब्बों को कम करना है। जब डब्बे को बंद कर रहे हो तो तापमान 74 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग सीलिंग ऑफ कैन्स टेम्परेचर शुडंट बिलो 74 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 74 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कम हुआ तो हवा वापस घुस जाएगी अंदर, तो फिर क्या ही मतलब। किससे करोगे, डबल सीमर मशीन। डब्बा बंद करने की हम कई बार डिस्कवरी चैनल पे देखते हैं, फूड वाला खट 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 डब्बे बंद करने की मशीनें नहीं आती क्या, तो वो डबल सीमर मशीन होती है। तो डबल सीमर मशीन से हमें डब्बे को बंद कर देना रहता है। डब्बा बंद कर दिया, फिर अपन उसको लास्ट टाइम गर्म कर रहे हैं, उसको प्रोसेसिंग कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोसेसिंग में जितने भी एसिडिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको गर्म करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर।
और एल्केलाइन प्रोडक्ट या वेजिटेबल्स को करते हैं अपन 115 से 121। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझे रे। ये प्रोसेसिंग का टेम्परेचर आएगा, आता रहता है, अक्सर आता है कि नहीं। तो फ्रूट्स और टोमेटो में 100 और वेजिटेबल्स में 115 से 121 पे गर्म कर दिया, फटाफट से उसको ठंडा कर दो, क्विक कूलिंग 39 डिग्री सेंटीग्रेड, हाइड्रो कूलिंग, एयर कूलिंग, जो सुविधा अनुसार। हो गया डन। अब हम लोग इसमें करते हैं लेबलिंग एंड स्टोरेज। लेबलिंग एंड स्टोरेज, स्टोरेज कर दिया, लेबल लगा दो, डब्बा है, डब्बे के ऊपर लेबल लगा, नाथूलाल मिष्ठान भंडार, है कि नहीं, जो भी कंपनी का नाम है, जैसे रॉयल कंपनी है, रॉयल तो ब्रांड है, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, जरूरी जरूरी। अब प्रोसेस होगी, हमने कुछ भी नहीं किया था। सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रेडिंग, वॉशिंग, पीलिंग, कटिंग, ब्लांचिंग, कूलिंग, फिलिंग, सिर्पिंग और ब्राइनिंग, एग्जॉस्टिंग, सीलिंग एंड प्रोसेसिंग, कूलिंग, लेबलिंग एंड स्टोरेज। बस ये। अब ये प्रोसेस बताने के पीछे कारण है, इसकी टेक्नोलॉजिकल फ्लो शीट भी अपने को यूं बनानी थी, ये जितनी भी क्रियाएं थी यहाँ तक 13-14, ये सभी ऑर्डर से याद रहे। सीयूटी में जो आजकल पैटर्न है कि रीड द फॉलोइंग्स, इन प्रोसेस को पढ़िए। 6 प्रोसेस दे रखी है उसमें, ब्लांचिंग दे रखी है, प्रोसेसिंग दे रखी है, या आपका फिलिंग दे रखा है, ऐसे 5-6 प्रोसेस दे रखी है। फिर नीचे दे रखा है जो अबव जो भी आपकी प्रोसेस या फिर जो भी ये क्रियाएं दे रखी है, इनको जो है ऑर्डर से जमाइए। फिर आपको जमाना है, पहले ये करते हैं बाद में ये करते हैं, ऐसा पैटर्न है हमारे यूजी में आ रखा है, तो ये कम से कम इसका ध्यान है। तो प्रोसेस तो डन हो गई। अब इसके मिलते जुलते किंतु परंतु है। जैसे एक टॉपिक लिक्वेरिंग, किसको कहते हैं हम लोग, लिक्वेरिंग। तो लिक्वेरिंग का मतलब कुछ होता है कि डब्बे होते हैं, इनके ऊपर हम लोग जैसे उसके ऊपर पॉलिश करते हैं एक तरीके से, जैसे लकड़ी होती है लकड़ी, तो उसकी सुधार ने एक बार कर दिया, उसके बाद में पॉलिश नहीं होती, उसको पॉलिश है एक तरीके से। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ द कैन इनसाइड विद गोल्डन कलर इनेमल टू प्रिवेंट डिसकलरेशन। तो गोल्डन कलर जो होता है उससे अंदर की साइड जो होता है उसमें हम लोग जो है पॉलिश कर देते हैं डब्बों के अंदर, ताकि डिसकलरेशन नहीं हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन से हम लोग बचे रहे। इसी से मिलती जुलती आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। 2 तरीके के डब्बे आते हैं। डब्बों से प्रश्न आ जाता है, अरे डब्बों से प्रश्न आता है। अगर आप टिन के डब्बे काम में ले रहे हो, जो कि अक्सर लिए जाते हैं, टिन के ले सकते हैं, ग्लास के ले सकते हैं, प्लास्टिक के ले सकते हैं, आजकल अच्छी प्लास्टिक। तो एक कैन आते हैं एसिड रेजिस्टेंट कैन, इनको हम AR कैन कहते हैं या R इनेमल कैन कहते हैं, जो कि फ्रूट्स या एसिडिक प्रोडक्ट्स में काम में आते हैं। एसिडिक प्रोडक्ट्स जो सल्फर रेजिस्टेंट या SR कैन होते हैं, इनको C इनेमल कैन कहते हैं। C इनेमल की पॉलिश होती है अंदर से, ये पॉलिश का फर्क है दोनों में, ताकि कोई केमिकल रिएक्शन से बचे। वेजिटेबल्स में या फिर जो भी अल्कलाइन प्रोडक्ट होते हैं, उन अल्कलाइन प्रोडक्ट के अंदर ये चीज काम है। तो डब्बे मोस्ट इंपोर्टेंट कि फ्रूट्स में कौन से लेते हैं, या एसिडिक प्रोडक्ट्स में R इनेमल, एंड इसमें कौन से लेते हैं तो C इनेमल, ध्यान रखना। अब इसमें प्रॉब्लम्स भी हो सकती है बहुत बार, अगर आप लोगों ने लापरवाही करी, अगर आपने कैनिंग की प्रोसेस में लापरवाही करी, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये प्रॉब्लम, दोनों तरीके की प्रॉब्लम हो जाएगी। इन दोनों को अति महत्वपूर्ण लगाना है। ये जो दोनों प्रॉब्लम होती है माइक्रोब की वजह से, एक तो इसमें हो जाती है फ्लैट सॉर। फ्लैट सॉर का मतलब अंदर जो है बिल्कुल दुर्गंध तरीके की आएगी, जिसके बैक्टीरिया की वजह से आएगी, उसका नाम है आपका बेसिलस स्टेरोथर्मोफिलस। बेसिलस स्टेरियोथर्मोफिलस। तो बेसिलस स्टेरियोथर्मोफिलस के कारण तो होता है फ्लैट सॉर। फेटल पॉइजनिंग जो होती है, संपूर्ण विषाक्तता, ये होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक बैक्टीरिया से। एससीएफ का एग्जाम, एससीएफ के अंदर आया था कि कौन सा माइक्रोब रेस्पॉन्सिबल है फेटल पॉइजनिंग के पीछे, तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। फ्लैट सॉर बेसिलस स्टेरियोथर्मोफिलस, ये भी याद रखना। ये तो इसमें आया था, ये आएगा प्री पीजी में।
प्री पीजी 2024 25 जो कि अगले साल और तैयारी करनी तुम हैं? हाँ नहीं तो ऐसा नहीं, वो वापस इधर ही आना है बच्चे बोलते हैं सर ये सही, मैंने कहा अगले साल आना वापस। तो हमने कैनिंग पढ़ ली मेरे हिसाब से, बहुत अच्छे तरीके से, मजा आ गया। कुछ टर्म और दे रखे हैं छोटे छोटे से, सल्फरिंग है। हाँ तो ये है, तो सल्फरिंग आप लोग सभी जानते हो। सल्फरिंग का मतलब हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, डार्कनेस या फिर जो माइक्रोब को इनहिबिट करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, या तो फ्यूम देते हैं 600 से 1000 ppm के आसपास, 600 से 1000 ppm के आसपास जो है हम लोग बंद कमरे के अंदर रख करके सल्फरिंग करते हैं। उससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन की क्रिया भी रुकती है और उससे जो है ब्राउनिंग, डार्कनेस और माइक्रोब भी इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो सल्फरिंग के बहुत फायदे हैं। सल्फर फ्यूमिगेशन भी कर सकते हैं या फिर जो है ऐसे बंद कमरे के अंदर सल्फरिंग। तो सल्फर ट्रीटमेंट देने से भी बहुत फायदे होते हैं, वो सल्फरिंग। मेजरमेंट कुछ भी नहीं, टीएसएस किससे मापते हैं, हैंड रिफ्लेक्टोमीटर देखा तुमने, हैंड रिफ्लेक्टोमीटर यूं देखते हैं, साल्ट कॉन्सेंट्रेशन सेलोमीटर से हम लोग मापते हैं। तो आज हमने मेरे हिसाब से ब्लाग इसमें मजा आ गया आपको, मजा नहीं आया तुमको? कैनिंग, कैनिंग बहुत अच्छी प्रक्रिया है अगर इसको पढ़े तब, समझे बेटा? अरे कैनिंग से कोई क्वेश्चन आएगा तुम करोगे रे? गुड, कल देखे कैनिंग पढ़ के आओ। क्या बात है, मजा आ गया सही में। क्या एफएसओ में बहुत मजा आते थे पढ़ाने। लॉन्ग ईयर में क्या होता है, बच्चे बहुत होते हैं,